जेसी बोस को फादर ऑफ मॉडर्न साइंस इन इंडिया कहा जाता है। वो प्रेसिडेंसी कॉलेज के पहले भारतीय प्रोफेसर थे जो अंग्रेज़ प्रोफेसर्स थे, उनसे 1/3 सैलरी ऑलमोस्ट उनके पास आती थी, तो उन्होंने वो सैलरी लेने से इनकार कर दिया। हमने ये भी देखा कि जेसी बोस की जो बात इस्टेब्लिश तरीके से वो बहुत बाद तक पहुंच पाई, बहुत वक्त लगा दुनिया को और हम तक उन तक पहुंचने में। तो वो एक पूरी यात्रा कैसी, तो नोबेल प्राइज़ पुरस्कार की क्या कहानी है? ये बात सच है कि उन्हें 2 नोबेल प्राइज़ मिलने चाहिए थे और 2 नोबेल प्राइज़ उन तक आते आते रह गए। साइंटिफिक रिसर्च की बात करें वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन के बारे में, तो उसमें जेसी बोस जो सबसे शुरुआत के लोग थे उनमें से एक थे। तो अगर उस पर नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए था तो जेसी बोस को भी मिलना चाहिए था। तो बहुत सारे लोगों ने उन्हें कहा कि अगर आप इस टेक्नोलॉजी को पेटेंट करा लेंगे तो आपकी कई पीढ़ियां मुफ्त में खाएंगे। लेकिन जगदीश चंद्र बोस का ये जवाब होता था हमेशा कि मैं एक विज्ञान का साधक हूँ और साधक कभी अर्थ के पीछे नहीं भागता। तो मैं ये पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि अगर जगदीश चंद्र बोस ने सिर्फ साहित्य लिखा होता अपने जीवन में तो एक नोबेल प्राइज़ उन्हें साहित्य के लिए मिलना चाहिए था। हम साईफाई को इतना सम्मान इसलिए भी देते हैं वैज्ञानिक लोग क्योंकि साईफाई क्या है कि हमें एक कल्पनाशीलता के ज़रिए नए रास्ते दिखाती है। टाइम मशीन भी जो किताब है वो H.G. वेल्स की जो किताब है वो 1890 के दशक में आई थी, 1892 के आसपास अगर मैं सही हूँ तो। और आइंस्टीन की जो थ्योरी है रिलेटिविटी, इस पर आधारित है ये टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट, ये 1905 में आया। तो असल में क्या है कि आइंस्टीन भी इस बात को कहते हैं कि कल्पनाशीलता और फैक्ट्स, इन दोनों में सबसे पहले कल्पनाशीलता को आना चाहिए। टैगोर और जेसी बोस के बीच में क्या संपर्क था, कैसे वो आपस में बातचीत करते थे? जगदीश चंद्र बोस उम्र में कुछ समय बड़े थे टैगोर से। टैगोर उम्र में छोटे थे जगदीश चंद्र बोस से, और लेकिन उनकी दोस्ती बहुत गाढ़ी थी। तो जगदीश चंद्र बोस ने टैगोर को पत्र में लिखा है एक वाइस चांसलर हैं जो मुझे बहुत बार बार कह रहे हैं कि आपको इस देश में आना चाहिए। और लेकिन मेरे सामने ये बहुत बड़ा सवाल है कि मेरी जो भी एस्पिरेशंस हैं, मेरे जो भी अचीवमेंट्स हैं, उनके पीछे जो इंस्पिरेशन है वो हमारे देश के लोगों का प्यार है। भरतपुर में एक कहावत है, ललो पढ़ तो लय गुने नहीं। यानी आप पढ़ाई लिखाई आपने खूब कर ली, खूब डिग्री पा ली, विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय सब दुनिया भर की पढ़ाई लिखाई कर ली, लेकिन उसको आत्मसात नहीं करा। उन सूचनाओं को, उस जानकारी को, उस पढ़ाई को अपने भीतर गुना नहीं, उसको कैसे बरतना है उसका शऊर नहीं सीखा। ये बात आज क्यों ज़रूरी है? इसलिए क्योंकि वैज्ञानिक चेतना वाले इस दौर में जब हम साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते हैं, लगातार हमारी वैज्ञानिकता को, तार्किकता को हाशिए पर रखे जाने की कोशिश है। गोया तर्क करना कोई गुनाह हो चला है। तो ज़रूरी है कि हम अपने वैज्ञानिकों को, अपने साइंटिस्टों को जानें, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में समझें, और ये हम वैज्ञानिकों के आश्रय ही करें। नमस्ते, मेरा नाम है दीपक। आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का किताबों से जुड़ा साप्ताहिक कार्यक्रम किताब वाला, जिसमें हम एक किताब पिक करते हैं और उसके ऑथर्स को दावत देते हैं। वो यहाँ आते हैं और इस किताब पर अपनी बातचीत हमें रखते हैं, किताब के तर्कों के बारे में हमें थोड़ा विस्तार से समझाते हैं, और हम आपके मतलब के या हमारे मतलब के, आप हम सबके मतलब के जो सवाल हैं वो उनसे थोड़ा समझते हैं। इसी कड़ी में आज की किताब है द साइंटिफिक सूफी, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जगदीश चंद्र बोस। इसे लिखा है डॉक्टर मेहरबान ने। वो CSIR में साइंटिस्ट हैं, IIT खड़गपुर से पोस्ट फेलो की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। पेंगुइन प्रकाशन ने इसे छापा है, 500 रुपये इसकी कीमत है। जगदीश चंद्र बोस को क्यों जाना जाए? मैं अगर आपको टिकर्स की तरह बात बताऊं या नीचे लोअर बैंड के स्लग की तरह, तो एक तो ये कि उन्होंने 2 बार नोबेल प्राइज़ उनके दरवाजे पर आया, लेकिन उन्होंने गेट बंद कर लिया। दूसरी बार मेरे आज के लेखक का दावा है कि उन्हें नोबेल प्राइज़ मिलना ही चाहिए था, क्योंकि उन्होंने पेड़ों में, पौधों में नर्वस सिस्टम की खोज करी थी। लेकिन जगदीश चंद्र बोस सिर्फ साइंस के ही व्यक्ति नहीं थे, ही वॉज फुल ऑफ लाइफ। वो रविन्द्रनाथ टैगोर की जो एक रचना है वो जगदीश चंद्र बोस से इंस्पायर होकर लिखी गई थी, जो उनका कर्ण और कुंती संवाद है। इसके अलावा जगदीश चंद्र बोस ने पहली साईफाई, जो हमारे आज के नौजवान दोस्त हैं इस वर्ड को अच्छे से जानते होंगे, साइंस फिक्शन जिसमें वैज्ञानिकता और कल्पनाशीलता दोनों का मिश्रण होता है, पहला साईफाई की जो कहानी है वो जगदीश चंद्र बोस ने ही लिखी थी। तो इसलिए फादर ऑफ मॉडर्न साइंस को जानने के लिए आज हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं इस बातचीत के लिए डॉक्टर मेहरबान जी।
स्वागत है सर आपका। किताब के लिए बहुत बधाई, क्योंकि ये पहली मुकम्मल डेफिनेटिव बायोग्राफी है जेसी बोस साहब की। हाँ, इसे कह सकते हैं ऐसा। जेसी बोस के जीवन को एक्सप्लोर करती हुई, उनके जो दूसरे पक्ष हैं, विज्ञान के अलावा पक्ष जो हैं, उनको भी एक्सप्लोर करती हुई एक मुकम्मल किताब है ये। तो इस तरह से इसे एक डेफिनेटिव बायोग्राफी कहा जाना चाहिए जगदीश चंद्र बोस की। ये सवाल मेरे युवा दोस्तों के लिए है जो 15 साल, 18 साल, 20 साल अभी साइंस के बारे में समझने के लिए, उसके बारे में अपनी सोच विकसित कर रहे हैं। जेसी बोस के बारे में एक 18 साल के नौजवान को क्यों जानना चाहिए? क्या ऐसा है जेसी बोस की लाइफ में कि आपने ये किताब लिख दी, और जेसी बोस के बारे में हम क्यों जानें, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है? ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण हमारे जो देश के युवा हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स हैं और युवा हैं, उनको जेसी बोस के बारे में जानना चाहिए और ज़रूरी जानना चाहिए। और उन बहुत सारे कारणों से अगर हम सबसे पहले एक कारण की शुरुआत करें तो वो ये है कि जेसी बोस को फादर ऑफ मॉडर्न साइंस इन इंडिया कहा जाता है। मतलब ये कि भारत में जो मॉडर्न साइंस आज हमारे आसपास दिख रही है, उसके फादर जो हैं वो जेसी बोस हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। जब हम उनको फादर ऑफ मॉडर्न साइंस इन इंडिया की उपाधि देते हैं तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जगदीश चंद्र बोस वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहले भारत में मॉडर्न साइंस के ऊपर रिसर्च शुरू की और कुछ ऐसे पहलुओं पर रिसर्च शुरू की जो कि पूरी तरह से मॉडर्न साइंस के तहत आते थे, जिनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय वैज्ञानिक हुए। उनकी पढ़ाई लंदन से हुई और इसके बाद जब वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद दोबारा वापस आए इंडिया, और उन्होंने भारत में आकर के प्रेसिडेंसी कॉलेज जो है, जो कि आज प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कहलाता है, वहाँ पर उन्होंने प्रोफेसर के रूप में अपना पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता में अपना जो करियर है वो शुरू किया। वो प्रेसिडेंसी कॉलेज के पहले भारतीय प्रोफेसर थे। उसके पहले वहाँ भारतीय प्रोफेसर्स नहीं हुआ करते थे। और इसकी भी अपनी एक लड़ाई है। मतलब जगदीश चंद्र बोस का अपना एक संघर्ष है। उनका वैज्ञानिक संघर्ष तो है ही, उसके आसपास जो उनकी जीवनी का जो संघर्ष है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया, तो जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ भारतीय प्रोफेसर्स नहीं हुआ करते थे। तो सबसे पहले तो ये कि उनको परमानेंट नौकरी नहीं दी गई और उनको जो है एडहॉक की तरह नौकरी मिली। और चूँकि वो भारतीय थे, इसीलिए उनको जो सैलरी है वो बहुत ही कम मिली। लगभग 1/3 सैलरी उनको दी जाती थी टू अदर प्रोफेसर्स। हाँ, तो इतनी कम सैलरी, जब उनको पता लगा कि उनको इतनी कम सैलरी मिलने वाली, जो कि उनके बराबर के जो प्रोफेसर्स थे, जो अंग्रेज़ प्रोफेसर्स थे, उनसे 1/3 सैलरी ऑलमोस्ट उनके पास आती थी, तो उन्होंने वो सैलरी लेने से इनकार कर दिया। और उन्होंने उस दिन ये प्रण किया कि मैं अपने स्टूडेंट्स को पूरी क्षमताओं के साथ पढ़ाऊंगा और पूरी निष्ठा के साथ पढ़ाऊंगा और अपने आप को एस्टैब्लिश करूंगा। ऐसा करने में लगभग उन्हें 3 साल लगे। अच्छा, 3 साल बिना सैलरी के सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने पढ़ाया है? और 3 साल तक उन्होंने बिना सैलरी के स्टूडेंट्स को पढ़ाया, उनके चेक्स एक्सेप्ट नहीं किए। इसके बाद प्रिंसिपल ने खुद उनको बुलाया एक बार, और जो उस समय डायरेक्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करते थे उस बंगाल रेजिडेंसी के, उन्होंने उनको बुलाया और उनको फिर पूरी सैलरी और परमानेंट नौकरी दोनों दिए। तो ये एक तरह का, आप इसको सत्याग्रह कहें या इसको कुछ लोग सत्याग्रह कहते हैं, कुछ लोग असहयोग आंदोलन कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, लेकिन अपने आप में एक विद्रोह था ये, एक जो उन्होंने भले ही अपने लिए लड़ा हो। कई लोग ये भी बोलते हैं कि ये उनका व्यक्तिगत विद्रोह था, लेकिन व्यक्तिगत विद्रोह के साथ साथ उसमें कहीं ना कहीं भारतीयता भी थी। तो हम उसे पूरी तरह से व्यक्तिगत नहीं कह सकते, नहीं कहना चाहिए। तो अपने देश के लिए और अपने लिए, अपने लोगों के लिए एक संघर्ष जो है, ये भी एक तरह का संघर्ष है जो हम अक्सर नहीं याद करते। हम अगर बेहतर तरीके से कहें तो कि हम भूल गए हैं इस तरह के संघर्ष। तो जगदीश चंद्र बोस ने ये 1880 के दशक में किया था। संघर्ष भारतीय वैज्ञानिकों ने भी बहुत किया उनको इस्टेब्लिश करने में, या उनकी बात, क्योंकि वो बहुत ही अपने आप को बहुत छुपा कर रखने वाले, वो इस सेंस में कि जैसे 2 बार जो नोबेल प्राइज़ पुरस्कार जो उनके बिल्कुल दरवाजे तक आता है, लेकिन वो अपने सिद्धांतों के चलते और ईमानदारी के चलते वो उसको स्वीकार नहीं करते हैं। इसके अलावा
हमने ये भी देखा कि जेसी बोस की जो बात इस्टेब्लिश तरीके से वो बहुत बाद तक पहुंच पाई, बहुत वक्त लगा दुनिया को और हम तक उन तक पहुंचने में। तो वो एक पूरी यात्रा कैसी, तो नोबेल प्राइज़ पुरस्कार की क्या कहानी है? ये बात सच है कि उन्हें 2 नोबेल प्राइज़ मिलने चाहिए थे और 2 नोबेल प्राइज़ उन तक आते आते रह गए। हालांकि उनकी नोबेल प्राइज़ की अपनी पॉलिसीज़ हैं जिसके कारण से ऐसा नहीं हो पाया। नहीं, यहाँ ये बात बिल्कुल इस्टेब्लिश, बहुत तथ्यात्मक रूप से रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। कोई भी अवार्ड किसी भी टैलेंट का एकमात्र पैमाना नहीं है। बिल्कुल वो आपको पैमाना नहीं बेहतर है। बनाता है, पर ज़रूरी नहीं है कि अगर आप अमुक प्राइज़ विजेता हैं तो आप अमुक बहुत बेहतर व्यक्ति होंगे। वो कोई पैमाना नहीं है किसी भी चीज़ का। बिल्कुल, लेकिन अगर हम एनालाइज़ करें उनके काम को, तो अगर हम पहले काम की बात करें जो कि वायरलेस कम्युनिकेशन पर था उनका, और वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन जो है वो उसके जो शुरुआती लोग हैं उनमें जगदीश चंद्र बोस प्रमुख रहे हमेशा। जो शुरुआत के 3-4 लोग जो वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन पर काम करने वाले थे उनमें जेसी बोस भी थे। जेसी बोस ने सन 1895 में एक टाउन हॉल है कलकत्ता में, बहुत ही फेमस टाउन हॉल है, और उस ज़माने में क्या हुआ करता था कि जो वैज्ञानिक थे पश्चिम में, भारत पे नहीं पश्चिम में, वो क्या करते थे कि बड़े बड़े हॉल्स में एक जमावड़ा होता था और उस जमावड़ों के बीच में अपने एक्सपेरिमेंट्स को शो ऑफ किया करते थे। पब्लिक को एक वैज्ञानिक जानकारी के बारे में बताने का यही साधन हुआ करता था। अच्छा, कि एक जैसे हमारे यहाँ शाम में होता है नाटक वगैरह दिखाते हैं ऐसे, तो एक वो साइंटिफिक उनके एक्सपेरिमेंट चले और उसमें आम जनता ज्वाइन कर सकती थी उसको। बिल्कुल, और भारत के बाहर के लोगों के बारे में अगर हम जानें तो एक हम्फ्री डेवी हुआ करते थे, फैराडे हुआ करते थे। इनके लेक्चर्स बहुत फेमस थे और इनके लेक्चर्स जब होते थे तो एक बड़ी संख्या में लोग आकर के सुनने आते थे। और जेसी बोस ने ऐसा कुछ किया था 1895 में कलकत्ता के टाउन हॉल में। लॉर्ड मैकेंजी उस समय के गवर्नर थे और उनके सामने उन्होंने वायरलेस कम्युनिकेशन का एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। और उसमें क्या किया था उन्होंने कि एक दूर एक घंटी रखी हुई थी, उसको बिना पास में जाए बजाया उन्होंने। अच्छा, मतलब बिना तार के संपर्क साधने की जो प्रक्रिया है। बिल्कुल बिल्कुल, बेतार संचार जैसे हम कहते हैं हिंदी में। और उन्होंने एक रिवॉल्वर को फायर किया था। तो ये 2 एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने उस समय दिखाए थे 1895 में। और वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन की जो शुरुआत है वो इसी समय होती है। जो दूसरे लोग भी थे जो दुनिया के दूसरे लोग भी थे जो वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन काम कर रहे थे, वो लोग भी इसी समय ही उभर कर आ रहे थे। तो अगर हम साइंटिफिक रिसर्च की बात करें वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन के बारे में, तो उसमें जेसी बोस जो सबसे शुरुआत के लोग थे उनमें से एक थे। तो अगर इस पर नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए था तो जेसी बोस को भी मिलना चाहिए था, वायरलेस कम्युनिकेशन। बिल्कुल। लेकिन नोबेल प्राइज़ेज़ की बात क्या है कि नोबेल प्राइज़ उनको दिए जाते हैं जिनके शोध का, जिनकी रिसर्च का सोसाइटी में बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट हो। और बेशक वायरलेस कम्युनिकेशन का इम्पैक्ट होना था, लेकिन क्या हुआ कि जब मार्कोनी इस पिक्चर में आए, मार्कोनी उस समय, अगर मैं आपको बताऊं मार्कोनी के बारे में जानना ज़रूरी है क्योंकि मार्कोनी को नोबेल प्राइज़ मिला। वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो जब मैं किताब लिख रहा था तो मैंने मार्कोनी के बारे में भी कई सारी बायोग्राफीज़ पढ़ी और जानने की कोशिश की कि आखिरकार ऐसी क्या बात थी कि मार्कोनी को नोबेल प्राइज़ मिला। तो मार्कोनी एक युवा थे उस समय, बहुत ही अधिक उम्र नहीं थी उनकी। उनके पास फिज़िक्स की कोई डिग्री भी नहीं थी मार्कोनी के पास। उनके पास एक डिप्लोमा हुआ करता था फिज़िक्स का। तो इस तरह से मार्कोनी बहुत हायर एजुकेशन प्राप्त वैज्ञानिक नहीं थे उस समय। लेकिन मार्कोनी में सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि मार्कोनी में एक विज़न था टेक्नोलॉजीज़ को परखने का, इस तरह से परखने का कि कौन सी टेक्नोलॉजी है जो आगे आने वाले समय में एक बहुत बड़े समाज के वर्ग को प्रभावित कर सकती है। भविष्य दृष्टा थे मार्कोनी। हाँ, तो मार्कोनी ने क्या किया कि मार्कोनी को ये समझ में आ गया कि ये जो टेक्नोलॉजी है, वायरलेस टेक्नोलॉजी, ये दुनिया बदल सकती है एक दिन और इससे बहुत सारी कमाई भी हो सकती है, दोनों चीज़ें। मार्कोनी इटालियन थे, वो लंदन आए। उन्होंने लंदन आकर के ब्रिटिश पेटेंट सिस्टम की जो कुछ लूप होल्स थे उनका फ़ायदा उठाते हुए पेटेंट दायर किया। पेटेंट माने कि ये चीज़ मेरे नाम पर है, अब इसका पूरा कॉपीराइट मेरे पास रहेगा, अधिकार मेरा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उन्होंने बहुत सारे जो उस समय आविष्कार हो रहे थे इस दिशा में, उनसे हेल्प भी ली और बहुत सारे वैज्ञानिकों से उनके आविष्कारों के बारे में जाना और इस तरह से धीरे धीरे उस टेक्नोलॉजी को इस्टेब्लिश किया, उसको अप्लाइड जिसे हम कहें, जिसको इनोवेशन कहें, इनोवेशन में तब्दील किया और इसीलिए मार्कोनी को नोबेल प्राइज़ मिला। लेकिन असल बात यह है
कि जैसा कि हमारे जगदीश चंद्र बोस को कई सारे लोगों ने कहा, स्पेशली तब जबकि वो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन गए और वहाँ अपने लेक्चर्स दिए अपने इस टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो बहुत सारे लोगों ने उन्हें कहा कि अगर आप इस टेक्नोलॉजी को पेटेंट करा लेंगे तो आपकी कई पीढ़ियाँ मुफ्त में खाएंगी। लेकिन जगदीश चंद्र बोस का ये जवाब होता था हमेशा कि मैं एक विज्ञान का साधक हूँ, और साधक कभी अर्थ के पीछे नहीं भागता, साधक कभी व्यापार के पीछे नहीं भागता। मेरा काम जो है वो विज्ञान की साधना करना है, नए ज्ञान की खोज करना है, और मैं उस पर बहुत खुश हूँ। तो जगदीश चंद्र बोस ने ये पेटेंट नहीं कराया, इसीलिए ये एक नोबेल प्राइज़ शायद इससे यही कारण रहा होगा। जो मेरी समझदारी है वो ये कहती है कि अगर जगदीश चंद्र बोस ने ये पेटेंट कराया होता तो बेशक एक नोबेल प्राइज़ उनके पास होना चाहिए था। और दूसरे वाले प्राइज़ की दूसरे वाले नोबेल प्राइज़ में कोई भी ऐसा इफ़ एंड बट नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि पौधों में नर्वस सिस्टम की खोज के लिए जगदीश चंद्र बोस को निश्चित रूप से नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए था, जो नहीं मिला। सिस्टम क्या होता है सर पौधों में? तंत्रिका तंत्र, जैसे कि अगर देखिए लिविंग और नॉन लिविंग, जीवित और निर्जीव, सजीव और निर्जीव, इनके बीच का जो फ़र्क है वो हम इसी तरह से करते हैं कि किन में नर्वस सिस्टम है और किन में नहीं है। अच्छा। जिनमें नर्वस सिस्टम है वो सजीव हैं, जिनमें नर्वस सिस्टम नहीं है, तंत्रिका तंत्र नहीं है, वो निर्जीव, उनको हम निर्जीव मान लेते हैं। पहली एक ये जो बॉर्डर लाइन है वो यही है कि नर्वस सिस्टम है या नहीं। ऐसा माना जाता था 1900 के पहले, जगदीश चंद्र बोस की खोज के पहले, कि पौधों में नर्वस सिस्टम नहीं होता है, इसीलिए पौधे निर्जीव माने जाने चाहिए। लेकिन जगदीश चंद्र बोस ने इस बात को प्रूव किया अपने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स के कारण, और उन्होंने ये प्रूव किया कि पौधों में नर्वस सिस्टम है और तंत्रिका तंत्र पौधों में है, जिसके लिए उन्हें बहुत विरोध भी झेलना पड़ा। अगर हम देखें कि हम अगेन ये उस सवाल का जवाब भी है कि हमें जगदीश चंद्र बोस को क्यों याद करना चाहिए। जगदीश चंद्र बोस को एक कारण ये भी है याद करने का कि ये उस दौर की बात मैं कर रहा हूँ जब सब्जेक्ट्स को कंपार्टमेंट्स में बांटा जाता था। मतलब फिजिक्स का आदमी फिजिक्स कर रहा होता था, केमिस्ट्री का आदमी केमिस्ट्री कर रहा होता था, बायोलॉजी और जो बॉटनी जूलॉजी का जो डिसिप्लिन मूवमेंट नहीं था, मूवमेंट एकदम नहीं था। मतलब आप ये कहें कि जो जिस फील्ड में काम कर रहा था वो उसी फील्ड में काम कर रहा था। कंपार्टमेंटलाइजेशन उस समय सब्जेक्ट्स में ऑलमोस्ट कह दें चरम पर था। जगदीश चंद्र बोस ऐसे पहले वैज्ञानिक पूरी दुनिया में माने जा सकते हैं, ये बात मैं बहुत ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि पूरे दुनिया में जगदीश चंद्र बोस ऐसे पहले वैज्ञानिक माने जा सकते हैं जिन्होंने जो दो सब्जेक्ट्स के बीच की जो दीवारें हैं उनको तोड़ा। और इन दीवारों को तोड़ने के लिए जगदीश चंद्र बोस को बहुत विरोध भी झेलना पड़ा। विरोध इस तरह से कि मैं आपको बताऊं कि जगदीश चंद्र बोस को वायरलेस कम्युनिकेशन पर जो उनका काम था उसको डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए और उस पर अपने लेक्चर्स देने के लिए जो दुनिया की सबसे बड़ी एक सोसाइटी है, रॉयल सोसाइटी, वैज्ञानिक सोसाइटी, वो बुलाती थी। जगदीश चंद्र बोस समंदर के रास्ते से जहाज़ के ज़रिए वो वहाँ लेक्चर देने जाते थे और बहुत सम्मान मिलता था उन्हें। उस समय बहुत सम्मान मिल रहा था। लगभग दुनिया के जितने बड़े वैज्ञानिक थे उन सारे वैज्ञानिकों ने जगदीश चंद्र बोस की मेधा के बारे में बहुत कसीदे पढ़े थे और उन कसीदों के बारे में बहुत सारे स्टेटमेंट्स मैंने किताब में भी दिए हुए हैं। तो लॉर्ड रेले से लेकर के कैल्विन तक, जिनके नाम पे वो आजकल हम टेम्परेचर नापते हैं, तो सारे लोग जगदीश चंद्र बोस की जो है प्रसिद्धि को जो है एक्नॉलेज कर रहे थे। और इसी बीच में जगदीश चंद्र बोस ने पौधों के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दी। जब पौधों के बारे में रिसर्च उन्होंने शुरू की और अपने पहले पेपर्स रॉयल सोसाइटी के जो प्रोसीडिंग्स हैं उन्हें छपने के लिए भेजे, तो ये बहुत प्रसिद्ध सोसाइटी है साइंस की, एक बहुत इंस्टीट्यूशन है बहुत बड़ा, रॉयल सोसाइटी ऑफ साइंस, जिसमें साइंस के जर्नल, रिसर्च पेपर ये सब छपते रहे हैं। बिल्कुल रिकॉग्नाइज भी करती है बहुत सारे साइंटिस्ट को, और वो बहुत ही प्रेस्टीजियस सोसाइटी है, लंदन में सोसाइटी है। और तो जब उन्होंने वहाँ अपने उस पेपर्स को छपने के लिए भेजा तो रॉयल सोसाइटी ने एक एक करके उन पेपर्स को छापने से मना करना शुरू किया। और ये जो रिजेक्शन था, जो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये रॉयल सोसाइटी का जो रिजेक्शन था वो नेचुरल रिजेक्शन नहीं था। बेसिकली वो एक प्लान्ड रिजेक्शन था, और इस तरह के प्लान्ड रिजेक्शन से जेसी बोस बहुत दुखी हुए। और क्योंकि ये प्लान्ड रिजेक्शन से नहीं आते थे, इसलिए रिजेक्शन था। बिल्कुल बिल्कुल।
ये भी बड़ा कारण था। एक बड़ा कारण ये भी था कि वो जो जिस विषय के बारे में जगदीश चंद्र बोस लिख रहे थे और जो उनके टॉपिक थे वो बहुत ही क्रांतिकारी था। उस समय जो अवेलेबल थ्योरीज थी प्लांट्स के बारे में, उन थ्योरीज़ को निगेट करते हुए उनके विपरीत जो है जाकर के नए सिद्धांत गढ़ रहे थे जगदीश चंद्र बोस। और ये उस समय के जो पादप विज्ञानी थे उनकी समझ में नहीं आ रहा था। तो चूंकि उनके समझ में नहीं आ रहा था और वो सोच रहे थे कि ये तो फिज़िक्स का आदमी है, ये हमारे सब्जेक्ट में आके क्यों जो है अतिक्रमण कर रहा है। और अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई दूसरे विषय का आदमी अगर हमारे विषय के बारे में बात करे तो हम उसे निगलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, हीन भावना से देखते हैं। और ये बहुत ही बुरे तरीके से ऐसा हुआ। कुछ सालों तक ऐसा होता रहा। जगदीश चंद्र बोस के बहुत सारे पेपर्स जानबूझ के लटकाए गए, उनको जो है रिजेक्ट किया गया। और पूरे दुनिया में जो पादप विज्ञानियों की जो एक सोसाइटी है, उन कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में जगदीश चंद्र बोस को बहुत ही डिफेम करने की कोशिश की गई। डिफेम इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब तक जगदीश चंद्र बोस फेमस हो चुके थे पूरी दुनिया में, जब वो वर्ल्ड टूर पर निकलते थे तो उनको लोग पहचानते थे। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे कभी। तो डिफेम करने की कोशिश की गई और इसके विरोध में जगदीश चंद्र बोस ने क्या किया। जगदीश चंद्र बोस ने अपने करीब 1000 एक्सपेरिमेंट्स, आप नंबर सोचिए, 1000 एक्सपेरिमेंट्स लगभग 6 वॉल्यूम में, एक प्रकाशन है लंदन में लॉन्गमैन नाम से, वहाँ से अपनी किताबें प्रकाशित की। तो जब वो पेपर्स उनके जर्नल्स में प्रकाशित नहीं हुए तो उन पेपर्स को उन्होंने किताब के रूप में लेकर आए। और वो किताब करीब 6 वॉल्यूम है उसके, और 6 वॉल्यूम में लगभग 1000 एक्सपेरिमेंट्स हैं, जिन एक्सपेरिमेंट्स में जगदीश चंद्र बोस ने ये प्रूव करने की कोशिश की है, ये प्रूव किया है कि पौधों में नर्वस सिस्टम होता है। 6 वॉल्यूम में लगभग 1000 एक्सपेरिमेंट्स। तो ये तो रही उनकी साइंटिफिक यात्रा को हमने तय किया, हमने जेसी बोस के कंट्रीब्यूशन को समझा, उसके प्रति हम बहुत ग्रेटफुल भी हैं। अब आपकी किताब से जब हम दाखिल होते हैं तो जेसी बोस वॉज अ फुल ऑफ लाइफ पर्सन। ऐसा नहीं था कि जैसे आपने अभी बताया कि वो इंटर डिसिप्लिन ट्रैवल कर रहे हैं, वो फिजिक्स से बायोलॉजी में जा रहे हैं, वो बॉटनी में जा रहे हैं टू बी वेरी स्पेसिफिक। तो वो ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ साइंस की ट्रैवलिंग है। वो रामायण और महाभारत पर बात करते हैं, वो कर्ण के किरदार से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। वो साइंस फिक्शन, जो पहला साईफाई लिखा गया आज की भाषा में अगर कहा जाए साइंस फिक्शन, वो जेसी बोस ने ही लिखा था। तो उस साईफाई की कहानी बताएं। इसके अलावा उनका जो ये महाभारत और रामायण पर अधिकार है, जिस तरह उनका और बाकी रिलीजियस डिसिप्लिन्स में अधिकार है, वो सब कैसा था। तो हमने 2 नोबेल प्राइज़ेस के बारे में बात की कि दूसरा नोबेल प्राइज़ तो पक्का उन्हें मिलना चाहिए था और ये बहुत ही निराशाजनक है कि क्यों नहीं मिला, जिसके बारे में लगभग कोई बात नहीं करता। अगर मैं थोड़ा सा मजाकिया तौर पे कहूँ कि जगदीश चंद्र बोस ने, अगर मैं ऐसे कह सकता हूँ इस बात को कि अगर जगदीश चंद्र बोस ने साहित्य पूरे मन से लिखा होता, तो मैंने उनकी जितनी रचनाएं पढ़ी हैं, मैंने जो भी जगदीश चंद्र बोस की रचनाएं बांग्ला में पढ़ी हैं और मैंने उनका अनुवाद भी किया है हिंदी में अपने एक दोस्त के साथ मिल करके, तो मैं ये पूरी ज़िम्मेदारी से कह सकता हूँ कि अगर जगदीश चंद्र बोस ने सिर्फ साहित्य लिखा होता अपने जीवन में तो एक नोबेल प्राइज़ उन्हें साहित्य के लिए मिलना चाहिए था। उन्हें पक्का मिलता है ऐसा हो। तो जगदीश चंद्र बोस की जो साहित्य की समझदारी थी वो बहुत अच्छी थी और बहुत कम लोग जानते हैं, हमारे बहुत सारे दर्शक भी शायद ना जानते हों कि जैसा आपने बताया कि भारतीय भाषाओं में पहली साइंस फिक्शन स्टोरी लिखने का जो क्रेडिट है वो जगदीश चंद्र बोस को जाता है। जगदीश चंद्र बोस ने 1896 में एक कहानी लिखी थी जिसका नाम था निर्देशेर कहिनी। और ये कहानी बेसिकली एक साइंस फिक्शन है जो कि एक इफ़ेक्ट है, साइंटिफिक थ्योरी है जिसको हम बटरफ्लाई इफ़ेक्ट बोलते हैं। और ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि बटरफ्लाई इफ़ेक्ट जो फॉर्मली एक थ्योरी जो एक वैज्ञानिक ने उसको ईजाद की, उसको ईजाद करने में लगभग कहानी लिखने के बाद 30 साल लगे। तो जगदीश चंद्र बोस इतने विजनरी हम कह सकते हैं। अच्छा, उनकी कहानी पर बेस करके किसी ने 30 साल बाद उस थ्योरी को खोजा, उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पशन अप्लाई किया उसको। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि जगदीश चंद्र बोस ने जो जिस सिद्धांत के बारे में उस कहानी में चर्चा की है, उसी सिद्धांत पर की जो थ्योरी है, जो फॉर्मल थ्योरी है, उसको आने में लगभग 30 साल लग गए।
है ना। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जगदीश चंद्र बोस को पढ़ने के बाद ऐसा किया होगा, लेकिन ऐसा अक्सर होता रहा है हमारे विज्ञान के साहित्य में, साईफाई में स्पेशली। हम साईफाई को इतना सम्मान इसलिए भी देते हैं वैज्ञानिक लोग, क्योंकि साईफाई क्या है कि हमें एक कल्पनाशीलता के ज़रिए नए रास्ते दिखाती है। तो कि इमेजिनेशन में तो ये कर ही लेंगे, बाद में उसकी थ्योरी व्योरी निकलती बिल्कुल है साल भर में। हम सबसे पहले इमेजिन करते हैं। अगर हम आज हम हवा में उड़ रहे हैं लगातार, है ना, बहुत आराम से उड़ते हैं अगर हम हवा में आजकल, तो उसके पीछे किसी ने पहले कल्पना की होगी कि काश आदमी हवा में उड़ता तो कैसा होता। टाइम मशीन का है कि पुराने वक्त में चले जाएंगे। बिल्कुल, टाइम मशीन भी जो किताब है वो H.G. वेल्स की जो किताब है वो 1890 के दशक में आई थी, 1892 के आसपास अगर मैं सही हूँ तो। और आइंस्टीन की जो थ्योरी है रिलेटिविटी, जिस पर आधारित है ये टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट, ये 1905 में आया, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो लगभग 12-13 साल लग गए। क्या कमाल की बात है कि आइंस्टाइन की थ्योरी तब आती है जब H.G. वेल्स टाइम मशीन पर किताब लिख देते हैं। किताब लिख चुके थे, हाँ। तो असल में क्या है कि आइंस्टीन भी इस बात को कहते हैं कि कल्पनाशीलता और फैक्ट्स, इन दोनों में सबसे पहले कल्पनाशीलता को आना चाहिए। लॉजिक्स और इमेजिनेशन में इमेजिनेशन सबसे पहले आनी चाहिए, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो और आइंस्टीन की जो बहुत सारी थ्योरीज़ हैं उनमें भी ये साफ साफ दिखता है कि वो कैसे पहले इमेजिन करते थे चीज़ों को और उसके बाद वो थ्योरीज़ निकल के आती थी। तो ये काम जगदीश चंद्र बोस के साथ भी है कि हम ये कह सकते हैं कि वो कहानी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसने एक साइंटिफिक थ्योरी के बनाए जाने के लिए रास्ता दिखाया। तो जगदीश चंद्र बोस की जो ये कहानी है ये एक तूफ़ान पर आधारित है, और बाद में जगदीश चंद्र बोस ने उसका नाम बदल के पलातक तूफ़ान रख दिया था। जब उनकी किताब, जिस किताब के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, 1921 में अव्यक्त नाम की किताब आई, तो उसमें इस कहानी को उन्होंने इंक्लूड किया था। जगदीश चंद्र बोस ने एक यात्रा वृत्तांत भी लिखा है। एक यात्रा वृत्तांत है जिसमें वो गंगोत्री की खोज में निकले हुए हैं, और वो कहते हैं कि भगीरथी की स्रोत की खोज में, ये उसका टाइटल है यात्रा वृत्तांत का। और वो यात्रा वृत्तांत इतना प्यारा यात्रा वृत्तांत है, मुझे लगता है कि हर किसी को यात्रा वृत्तांत पढ़ना चाहिए। क्या वो हिंदी में अवेलेबल है? हाँ बिल्कुल, हिंदी में, हमने उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है, हमारी किताब में भी अवेलेबल है वो। बहुत सुंदर। तो ये एक रीडिंग बकेट लिस्ट में शामिल आप कर सकते हैं। थोड़ा सा और भीतर दाखिल होते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि लौटा देते हैं, J.C. बोस को सर की उपाधि मिलती है। टैगोर और J.C. बोस के बीच में क्या संपर्क था, कैसे वो आपस में बातचीत करते थे, अपना लिखा हुआ शेयर करते थे, क्या क्या केमिस्ट्री थी? क्योंकि कई इसकी किताबों के चैप्टर्स में बरबस नाम आता है, और मैं बड़ा सरप्राइज था कि दोनों अपने अपने फील्ड के लेजेंड हैं, और दोनों ही दोनों की फील्ड के बारे में बहुत बेटर नॉलेज नहीं रखते हैं। मतलब एक अपने फील्ड में एक्सपर्ट, एक अपनी फील्ड में, लेकिन उन दोनों की जो बहुत म्यूचुअल रिस्पेक्ट, बहुत प्रेम, बहुत सम्मान, बहुत सद्भाव की भावना है। ये कैसे आप इसको हिस्ट्री में कैसे आप देखते हैं? जगदीश चंद्र बोस और रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, और उनकी मित्रता बहुत ही मुझे लगता है कि भारतीय आधुनिक भारत के इतिहास में जो लोग हुए हैं बहुत सारे, उनमें अगर सबसे बेहतरीन दोस्तों के बारे में अगर हम जिक्र करना शुरू करें तो उनमें से जगदीश चंद्र बोस और टैगोर का नाम भी आना चाहिए। एक ऐसा दौर भी था उन दोनों लोगों की ज़िंदगी में जब ये लोग लगभग रोज़ एक लेटर अपने एक दूसरे के लिए लिखा करते थे, और वो बहुत ही प्यारे लेटर्स हैं। उन लेटर्स में से कुछ एक्सर्प्ट जो हैं, कुछ हिस्से हमने उन लेटर्स के हमने इस किताब में भी रखे हुए हैं। तो इनकी जो मित्रता है, इनकी मित्रता की शुरुआत तो बहुत पहले ही हो जाती है। जगदीश चंद्र बोस उम्र में कुछ समय बड़े थे टैगोर से, टैगोर उम्र में छोटे थे जगदीश चंद्र बोस से, और लेकिन उनकी दोस्ती बहुत गाढ़ी थी। मैं उस शुरुआत का जिक्र ऐसे कुछ करना चाहूँगा कि जगदीश चंद्र बोस जब बहुत फेमस हो गए और रॉयल सोसाइटी ने उन्हें अपने यहाँ लेक्चर देने के लिए बुलाया, और ये भारत में बहुत ही क्रांतिकारी बात थी कि किसी भारत में शोध कर रहे वैज्ञानिक को, भारतीय वैज्ञानिक को और रॉयल सोसाइटी बुलाए, ऐसा पहली बार हुआ था। तो उनको बुलाया गया, और जब उनको बुलाया गया और जब वो वापस लौट के आए इंडिया, तो इतना स्वागत हुआ उनका कि कलकत्ता के जो पोर्ट है वहाँ पर लोगों की भीड़ आ गई, और लगातार बंगाल में, कलकत्ता में स्पेशली बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए गए जिसमें जगदीश चंद्र बोस को सम्मानित किया गया, वक्ता के रूप में बुलाया गया। बहुत उम्र नहीं थी उस समय उनकी, लेकिन बहुत फेम उनको मिला उस समय। तो उसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर एक दिन जगदीश चंद्र बोस के घर आए, और वो एक फूलों का गुलदस्ता लेकर के आए थे,
लेकिन संयोग ये रहा कि जगदीश चंद्र बोस उस समय घर पर नहीं थे। उस समय टेलीफोन भी ऐसे नहीं थे कि कोई पूछे कि हाँ पहले वो घर पे हैं या नहीं है, वो सीधे घर पहुँचे थे। तो जब वो जगदीश चंद्र बोस से 19वीं सदी की बात कर रहे हैं अपन। हाँ, ये 1897 की बात है। तो हाँ, तो जब वो पहुँचे वहाँ पर तो जगदीश चंद्र बोस नहीं थे, और चूँकि वो नहीं थे तो जगदीश चंद्र बोस के लिए टैगोर ने एक कविता लिखी, और वो कविता कुछ फूलों के साथ उनके घर पर छोड़ आए। उस कविता को हमने इस किताब में भी दिया हुआ है। और फिर यहाँ से अगर हम उनकी मित्रता की शुरुआत माने तो उसके बाद फिर लगातार वो एक दूसरे के टच में रहे। जगदीश चंद्र बोस ऑलमोस्ट, जैसे बताया मैंने, बहुत सारे लेटर्स लिखते थे, और अपने जीवन के जो संघर्ष हैं उनको भी आपस में लोग शेयर करते रहे। जगदीश चंद्र बोस ने टैगोर की कुछ रचनाओं का ट्रांसलेशन भी किया है। ये बात वो अपने लेटर्स में जिक्र कर रहे हैं कि मैंने आपके कुछ उस समय एक गल्प गुच्छ नाम से उनका एक कहानी संग्रह आया था रविन्द्रनाथ टैगोर का, और बोस उस समय इंग्लैंड में थे। अच्छा, बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया? हाँ, तो उन्होंने बांग्ला से अंग्रेज़ी में अनुवाद किया है, लेकिन वो अनुवाद हमें मिला नहीं। और वो अनुवाद जो है वो उन्होंने कुछ पत्रिकाओं को भेजा था, जो शायद उन्होंने छापा या नहीं छापा इसके बारे में भी जिक्र नहीं हुआ, लेकिन कुछ ट्रांसलेशंस उन्होंने किए थे। जहाँ तक मेरा समझना है कि कर्ण कोंती संवाद जो एक कविता है वो तो टैगोर की। अच्छा, टैगोर की रश्मि में भी बात आती है। हाँ, टैगोर की भी एक कविता है कर्ण कुंती संवाद नाम से, बहुत ही प्यारी कविता है, बांग्ला में लिखी उन्होंने। उसका भी शायद इंस्पिरेशन उनको जगदीश चंद्र बोस से ही आया था, उनकी तरफ से ही। तो इस तरह का प्रभाव जो है जगदीश चंद्र बोस का टैगोर पर है। और अगर हम टैगोर का जिक्र करें कि उनके दोनों लोगों की मित्रता के बारे में, तो कई सारे लेटर्स हैं जिनमें मिलता है। एक लेटर में वो लिखते हैं, ये बात 1899 की है मुझे लगता है, अगर मैं सही हूँ तो 1899 के आसपास वो एक लेटर लिखते हैं टैगोर को कि आप मेरे यहाँ पे आइए और मेरी लैब आइए, कुछ आपको दिखाना है। उस लेटर में वो लिखते हैं कि मैंने एक पहली रोंजन मशीन बनाई है। रोंजन मशीन आप अपने आसपास बहुत सारी सुनी होंगी, लेकिन ये नाम नहीं सुना होगा। रोंजन वो उस आदमी का नाम है, उस वैज्ञानिक का नाम है जिसने एक्सरे मशीन की खोज की थी, और उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1901 में रोंजन को। लेकिन जिस मशीन का जिक्र कर रहे हैं जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने खुद से बनाई थी, और वो समय अपने आसपास के जो जिनको फ्रैक्चर हो जाता था मरीज़ों को, तो कुछ जो है मरीज़ों को विशेष तरह से जो फ्रैक्चर होते थे उनको हॉस्पिटल्स जो हैं वो बोस के पास भेजते थे। तो आप ये सोच सकते हैं कि भारत की, मुझे लगता है शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर हम ऐसा कयास लगाएं कि भारत की जो पहली एक्सरे मशीन है वो खुद से अगर किसी ने बनाई थी तो वो कौन था, तो जगदीश चंद्र बोस रहे होंगे मेरे हिसाब से। और तो वो उन्होंने, मैं इसलिए टैगोर का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि टैगोर को उन्होंने लिखा था कि आप आइए, है ना, और उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि हमने एक मशीन बनाई है जिसमें ऐसे ऐसे होता है। 1899 के आसपास का लेटर है। इसके बाद जब टैगोर से बातचीत बाद में बहुत बार ऐसा हुआ है कि वो अपना जिक्र करते हैं। एक बार वो फ्रांस गए हुए थे, ये भी मुझे लगता है 1899 के आसपास या 1900 के आसपास की बात है, 2-3-4 साल आसपास। तो एक बार वो पेरिस गए हुए थे, और पेरिस में क्या हुआ कि वो एफिल टावर देखने गए। जब भी वो जाते थे उनकी वाइफ हमेशा साथ रहती थी बोस की, और वहाँ ऐसा हुआ कि जब उन्होंने अच्छा हाँ, एक बात और कि जब वो लेक्चर देने गए थे फ्रांस, पेरिस स्पेशली, तो जब वो लेक्चर देने कोई बुलाता था, स्पेशली फ्रांस की जो अकेडमीज़ थी और फ्रांस के इंस्टीट्यूशंस होते थे, जब वो किसी वैज्ञानिक को लेक्चर देने के लिए बुलाते थे तो ही वॉज कंसिडर्ड एज द गेस्ट, मतलब जैसी बोस उनके गेस्ट थे। तो चूँकि वो गेस्ट थे तो उनको एफिल टावर देखने के लिए टिकट नहीं ख़रीदना था, लेकिन उनकी वाइफ का नाम नहीं था वहाँ पर, तो वाइफ के लिए जैसी बोस को टिकट ख़रीदना था। और जब वो टिकट ख़रीद रहे थे लाइन में लग करके, तो उनसे किसी ने नाम पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने बोला कि बोस। लोगों को इतना ही समझ में आया कि बोस, लेकिन लोग उन्हें पहचान गए फ्रांस में, और उन्होंने कहा कि आप वही बोस हैं जिन्होंने वायरलेस कम्युनिकेशन पे काम किया है। तो जैसे बोस ने बोला कि अच्छा, हाँ, बिना सूचना पत्रिका कुछ के उसके बावजूद भी वहाँ हाँ, ये उस समय की बात है, आज से 120 साल 23 साल पहले की। तो लोग उन्हें पहचान गए और इतना उन्होंने सम्मान दिया। उन्होंने कहा कि नहीं अच्छा हाँ, हुआ ये भी कि जो टिकट काउंटर पर जो बैठा हुआ था, जो उनकी वाइफ को टिकट दे रहा था,
उसने टिकट ले लिया, मतलब टिकट दे दिया था तब तक, लेकिन उसको बहुत लोगों ने बोला किया आपने ऐसा क्यों किया, हमारे ये गेस्ट हैं और ये तो इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, तो हम चाहते हैं कि ये दोनों लोग हमारे यहाँ मुफ्त में, मतलब इनको टिकट की ज़रूरत ना हो, इनका सम्मान हो। इतना सम्मान किया जब जगदीश चंद्र बोस का और उनकी वाइफ का। तो जगदीश चंद्र बोस ने शाम को अपने लेटर में लिखा टैगोर को कि ये फ्रांस है आज का, आप देखिए कि यहाँ पर जो रिसर्च करने वाले लोग हैं और जो इनोवेशन करने वाले लोग हैं उनको लोग कितना सम्मान कर रहे हैं, हमारे देश में ऐसा कब होगा। हमारे देश की तरफ लौटते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं। जब एक बार और जब जगदीश चंद्र बोस ने अपना लेक्चर दिया वायरलेस कम्युनिकेशन पर ही, और शाम के वक्त फिर उनसे एक इंडस्ट्रियलिस्ट मिलने आए, और जब इंडस्ट्रियलिस्ट मिलने आए उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ आपने पेटेंट करा लीजिए अपने काम को, और पेटेंट कराएंगे अगर आप इस काम को कमर्शलाइजेशन करेंगे तो बेशक इससे बहुत कमाई होगी, और कमाई भी नहीं होगी और दुनिया में क्रांति आएगी। तो अगेन जगदीश चंद्र बोस पेटेंट नहीं कराना चाहते थे, कमर्शलाइजेशन में भी उनका कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था। तो शाम के टाइम जब वो लेटर लिखते हैं टैगोर को, तो लिखते हैं कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट आया था मेरे पास और वो एकदम बुरी तरह से गिड़गिड़ा रहा था कि आप इसको कमर्शलाइज़ कर दीजिए, पैसे कमाइए इससे। आपको तो पता है कि मैं पैसे कमाने के लिए नहीं हूँ, और मेरा काम जो है विज्ञान की साधना करना है। यही एक कारण है जिस कारण से हमने इस किताब का नाम साइंटिफिक सूफी रखा है। मैं आऊँगा, इस सवाल पर आऊँगा बिल्कुल। और इस सवाल के साथ ही कि 86 बरस बाद भी, जिनकी मृत्यु के बाद भी हम आज भी उन्हें याद कर रहे हैं पूरे सम्मान से, और आज भी डेफिनेटिव किताब है, आगे और भी ऐसी किताबें आएंगी, तो शायद यही कुछ एक साधना का रूप रहा होगा जो आज तक दीप्तिमान है। थोड़ा सा बचपन में दाखिल होते हैं। पिता खुद सिविल ऑफिसर हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि बेटा भी उसी अफसर बने, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। नहीं, ऐसा एकदम नहीं है। तो ये कैसी यात्रा रही है, जब आपकी किताब से आता है कि वो पिता कैसे उनका साइंस के प्रति इंटरेस्ट आया शुरुआत में? उनके पिता बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी हैं उनके जीवन में, और उनके पिता भी व्यक्तिगत रूप से उन्होंने देश के लिए काफ़ी कुछ किया, बंगाल की जनता के लिए बहुत कुछ किया। उनके पिता, जैसा आपने बताया कि वो सिविल सर्वेंट थे उस समय, और उस ज़माने में सिविल सर्वेंट होना बहुत बड़ी बात होती थी। तो जगदीश चंद्र बोस के घर में कई लोग चाहते थे, खुद जगदीश चंद्र बोस भी कहीं ना कहीं चाहते थे कि वो एक सिविल सर्वेंट बने और सिविल सर्वेंट बन के देश की सेवा करें। लेकिन उनके पिता ने बहुत सारा कुछ देखा था समय को, अपने आसपास के समय को। नॉट सेटिस्फाइड एज वेल। तो हाँ, तो जब उन्होंने बंगाल में, जब फेमाइन आया, बंगाल में जब बहुत सारी एपिडेमिक्स आई और बहुत सारे लोग मरे उस समय एपिडेमिक में, और भगवान चंद्र बोस उनके पिताजी का नाम था। ये किताब मैंने तमाम महान पिताओं को समर्पित की है, उनमें से एक वो भी हैं। और तो उन्होंने एपिडेमिक को बहुत नज़दीकी से देखा था, और उन्होंने ये भी देखा कि उस समय के जो अंग्रेज़ हैं, वो उनका जो उद्देश्य है, वो जो एपिडेमिक की जो जड़ है, जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों को इरेडिकेट करने का बहुत इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारा धन लगेगा और बहुत सारे उसमें एफर्ट्स लगेंगे। उन्हें ये समझ में आया था शायद कि अगर भारत में जो एपिडेमिक्स हैं, या जो भारत की जो समस्याएं हैं, टेक्निकल समस्याएं हैं, जो साइंटिफिक समस्याएं हैं, मेडिसिन की समस्याएं हैं, अगर इसको सॉल्व करना है तो ये इसका ज़िम्मा भारतीयों को ही उठाना पड़ेगा। ये बात उन्हें, मुझे लगता है, अच्छे से समझ में आई थी, और इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को, जब ये चयन करना था कि वो क्या करे, वो सिविल सर्वेंट बने या कुछ और करे इस ज़िंदगी में, तो उन्होंने अपने बेटे के लिए बहुत ही स्पेसिफिकली, बहुत ही ज़ोर देकर कहा था कि बी योर ओन मास्टर। ये जगदीश चंद्र बोस इसका जिक्र किया करते थे। अपनी नियति खुद लिखो, अपो दीप भव। हाँ बिल्कुल। तो मतलब बात यही है कि वो ये चाहते थे कि आप अंग्रेज़ों के लिए काम न करें, जबकि आप अपने मास्टर खुद बने। और उसके पीछे भी उनका जो रीज़न था, जो ब्रॉड रीजन था, जो वृहत रीजन था, वो यही था कि भारत में जो समस्याएं हैं वो वैज्ञानिक इसलिए बनाना चाहते थे, वैज्ञानिक भी मतलब वो जो कि मेडिसिन पर काम करे, एक डॉक्टर किस्म का वैज्ञानिक। जगदीश चंद्र बोस को वो यही चाहते थे कि वो इस तरह का शोध करें कि भारत में जो बीमारियां हैं स्पेशली, क्योंकि उस समय बंगाल फेमाइन से और एपिडेमिक से बहुत ही प्रभावित रहा करता था। तो सोसाइटी देखकर उन्हें लगा कि बेटा कुछ ऐसा काम करे, बिल्कुल, कि लोगों का दुख हट सके। बिल्कुल दुख हट सके, और उन्हें पता था कि ये काम शायद दूसरा कोई नहीं करेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे एफर्ट लगना है, बहुत सारा मनी लगना है, और इससे जब तक कोई दूसरा प्रभावित नहीं होगा वो इस काम को क्यों टेकअप करेगा। इस काम को भारतीय किसी आदमी को ही करना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे
कि ये बहुत कम लोगों को पता है कि जगदीश चंद्र बोस ने जो लंदन में पढ़ाई शुरू की थी अपनी, वो पहले मेडिसिन में ही शुरू की थी। उन्होंने फ़िज़िक्स पहले नहीं ली थी, हालांकि उनका फ़िज़िक्स में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन अपने पिताजी के कहने पर उन्होंने मेडिसिन में दाखिला लिया था। लेकिन कुछ कारण ऐसे थे कि वो उसमें सस्टेन नहीं कर पाए। उन कारणों के बारे में किताब में विस्तार से दिया गया है। फिर उन्होंने वो पढ़ाई छोड़ करके फ़िज़िक्स में ज्वाइन किया था और फिज़िक्स की पढ़ाई को आगे बढ़ाया था। तो उनके पिताजी ये चाहते थे कि हमारा बेटा सिर्फ़ और सिर्फ अंग्रेज़ों का ग़ुलाम बनके और इस देश की सेवा करते हुए ना रहे, जबकि वो इस देश की जो मूल समस्याएं हैं उनको जड़ से हटाने की कोशिश करे। और इसका जो अंत है वो इस तरह से भी है। इसका जगदीश चंद्र बोस ने जब अपने जीवन के अंत में जब वो रिटायर हो गए, तो रिटायर होने के बाद एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जिसको आज हम बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते हैं, बोस इंस्टीट्यूट बोलते हैं। उसको उस समय जगदीश चंद्र बोस ने बसु विज्ञान मंदिर बोला था। उन्होंने विशेष रूप से बसु विज्ञान मंदिर बोला था। किसी ने उनसे पूछा कि आपने अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम मंदिर क्यों रखा है, तो उन्होंने बोला था कि जैसा कि हम मंदिर में जब जाते हैं तो अपने सारे जो बोझ हैं उनको बाहर छोड़ के जाते हैं। बोझ मतलब पाप और पुण्य दोनों का बोझ, अपनी गिल्ट्स का बोझ, अपने सारी तरह की जो इमोशनल बैगेज हमारे पास है उनको हम बाहर रख के मंदिर में जाते हैं पूर्ण निष्ठा के साथ। मैं चाहता हूँ कि भारत के जो युवा हैं वो इस संस्थान में उन बैगेजेस को बाहर छोड़ के आएँ और पूरी निष्ठा के साथ आएँ। निष्ठा के साथ आकर के इस देश की जो वैज्ञानिक समस्याएं हैं उनको हल करने की कोशिश करें। और इस बसु विज्ञान मंदिर की स्थापना में भी जगदीश चंद्र बोस की जितनी जो कमाई थी, उन्होंने सारी कमाई उसमें लगा दी थी। तो अगर हम बात करें कि जगदीश चंद्र बोस ने अपने जीवन में अपने लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, उनके बच्चे नहीं थे, तो उन पति और पत्नी वही दो लोग थे, तो उन्होंने अपने लिए व्यक्तिगत रूप से अपने लिए पूरे जीवन में इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं छोड़ा। क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, सारा कुछ दान करते गए, कर्ण की तरह एकदम। तो जिसे इंस्पायर हुए हैं वो महाभारत उस कैरेक्टर से। आपकी इस बातचीत के, इस इंटरव्यू के बिल्कुल उत्तरार्ध में आ रहा हूँ, और आपकी किताब का आखिरी चैप्टर है द साइंटिफिक सूफी। विज्ञान का एक व्यक्ति जो फिजिक्स से ट्रैवल करता है, बॉटनी में जाता है, शानदार साइंस फिक्शन लिखा, शानदार जो स्क्रिप्चर्स हैं हमारे उनसे प्रभावित हुए। क्या आपको लगता है कि आप इस टाइटल के पीछे की वजह क्या थी? मैं थोड़ा आपके माइंडसेट की तरफ एक एज अ बायोग्राफर मैं आपको समझना चाह रहा हूँ कि साइंटिफिक सूफी कहने का आपका क्या तात्पर्य है उनको? सूफी शब्द बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि जगदीश चंद्र बोस ने अपनी ज़िंदगी में कई बार कहा है, अपने स्टेटमेंट्स में कहा है, अपने आर्टिकल्स में भी कहा है कि उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो नॉलेज की खोज थी। ही वॉज इन सर्च ऑफ न्यू नॉलेज। न्यू नॉलेज मतलब जैसे सूफी भी अध्यात्म की खोज में होते हैं वो। तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक ऐसा साइंस का आदमी है जो हमेशा नए ज्ञान की खोज में है, अलग अलग तरह की यात्राओं पर जाकर नए ज्ञान की खोज में रहने वाला आदमी। जैसे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए था, जिसका जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है उससे उसका कोई बहुत लेना देना नहीं है, अपने लिए विशेष रूप से हमेशा दूसरों की सेवा में रहने वाला आदमी। जब आप जगदीश चंद्र बोस के जीवन को देखते हैं तो आप हर एक पल पे ये महसूस करते हैं कि इस आदमी ने अपने जीवन में अपने लिए कुछ नहीं रखा, सोसाइटी के लिए, लार्जर गोल, अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने जो देश के लोगों के लिए। मैं एक घटना का और जिक्र यहाँ करना चाहूँगा। जब जगदीश चंद्र बोस के संघर्षों के बारे में इंग्लैंड में लोगों को पता लगा तो उन्होंने जगदीश चंद्र बोस से मिलने की कोशिश की उन्होंने, और वो मिले। जब वो जगदीश चंद्र बोस लंदन गए और इंग्लैंड गए या दौरे पे गए, तो जब वो मिले तो कुछ वाइस चांसलर्स ने भी उनको बोला कि आप हमारी यूनिवर्सिटी में आइए और हमारे यहाँ की रिसर्च कीजिए। आप अपने जीवन का जो अधिकतम हिस्सा है, अपनी ऊर्जा का अधिकतम हिस्सा है, वो जो गैर ज़रूरी संघर्ष हैं उनसे निपटने में लगा दे रहे हैं। आप एक मेधा के पुंज हैं, आपको जो है सिर्फ़ और सिर्फ रिसर्च में अगर आप फोकस करेंगे तो अच्छा रहेगा। और ये पहली बार नहीं कहा गया था, ये बहुत बार कहा गया जगदीश चंद्र बोस को, फोकस रहो, एक जगह ध्यान उनके लगाओ, पैशन जो रहो। बॉस थे लॉर्ड रेली, उन्होंने भी उनको एक बार बोला, जब जगदीश चंद्र बोस और वो आपस में डिस्कशन किया करते थे लेटर्स के ज़रिए भी, और जब मिलते थे तो भी। वो लॉर्ड रेली बहुत बड़े फिजिसिस्ट हैं, तो जब वो डिस्कस किया करते थे तो लॉर्ड रेली उन्हें बोला करते थे कि तुम इतने सारे नए और क्रांतिकारी आइडियाज़ के साथ सो कैसे पाते हो, तुम्हें इनको तुरंत कुछ ना कुछ काम करके पब्लिश करना चाहिए। और मैं इसका एक उदाहरण भी बताना चाहूँगा।
ये जगदीश चंद्र बोस की जब डायरी में एक जगह कहीं लिखा हुआ है कि उन्होंने इसको इस तरह से लिखा हुआ है कि भारत जैसे देशों में सूर्य की रोशनी पर्याप्त आती है, तब ये सोलर पैनल्स नहीं हुआ करते थे। तो उस समय की बात है, वो काफ़ी पहले की बात है। उन्होंने लिखा है कि भारत जैसे देशों में सौर ऊर्जा बहुत पर्याप्त आती है और इस ऊर्जा का कोई इस्तेमाल ठीक से नहीं कर रहा है। इस ऊर्जा को, यानी कि सौर ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करने का कोई बेहतरीन और स्मार्ट तरीका अवश्य होना चाहिए। मतलब सूरज से जो लाइट आ रही है उसका यूज़ करने का अभी तक कोई तरीका नहीं है, ऐसा उस मुकम्मल तरीका नहीं है। तो उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि सौर ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का कोई स्मार्ट और मुकम्मल तरीका होना चाहिए, इसके बारे में काम करना चाहिए। अगर आप सोचिए कि इस तरह का काम उनके दिमाग में बहुत पहले से था, लगभग 1900 के आसपास से था। तो जब ये बातें वो डिस्कस किया करते थे लॉर्ड रेली के साथ या और बाकी लोगों के साथ, तो हमेशा उनको वो कहते थे कि आप इतने सारे क्रांतिकारी आइडियाज़ के साथ सो कैसे पाते हैं। तो यही बात वाइस चांसलर जो हैं उन्होंने ये बोली कि आपके पास इतने सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडियाज़ हैं, रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ हैं, और अपना अधिकतम समय है वो संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए और लोगों से जो है जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनसे जो है लोगों की उनसे स्ट्रगल कर रहे हैं आप, और आपको इंग्लैंड जैसे देश पे आना चाहिए और काम करना चाहिए। तो जगदीश चंद्र बोस ने टैगोर को पत्र में लिखा है एक वाइस चांसलर हैं जो मुझे बहुत बार बार कह रहे हैं कि आपको इस देश पे आना चाहिए। और लेकिन मेरे सामने ये बहुत बड़ा सवाल है कि मेरी जो भी एस्पिरेशंस हैं, मेरे जो भी अचीवमेंट्स हैं, उनके पीछे जो इंस्पिरेशन है वो हमारे देश के लोगों का प्यार है। टैगोर जी मेरे मित्र, अगर आप मुझे बताइए कि अगर मेरे पास वही प्यार नहीं होगा तो मेरी जो अचीवमेंट्स हैं उनका मैं क्या करूँगा। ये हम लोग बीच में होता है, जैसे हम लोग कई बार आपस में डिस्कस करते हैं हम लोग दोस्त भी, कि यार अगर उसमें ये चीज़ थोड़ी अच्छी होती तो बहुत बढ़िया होता, यार उसमें ये चीज़ थोड़ी बेहतर होती तो और ज़्यादा शानदार हो सकता था। और फिर अंत में हमारा दोस्त ये जवाब देते हैं कि यार अगर उसमें ये चीज़ होती तो शायद वो ये नहीं होता। मतलब उसका जो नेचुरल सेल्फ है, अगर आप कुछ और एडिशनल पर्सनैलिटी का उसमें करें तो शायद उसका वो नेचुरल सेल्फ बहुत कहीं पीछे चला जाएगा। बहरहाल मैं थोड़ा आगे आते हुए एक सवाल, बेसिकली भारत में विज्ञान की बहुत सारी संस्थाएं हैं। बीते दिनों हमने बहुत नाम सुना DRDO का, माफ कीजिए इसरो का हमने बहुत नाम सुना। DRDO की बात होती है, आप CSIR के हैं, तो आम फहम भाषा में समझा दें कि भारत में साइंस की कितनी मेजर संस्थाएं हैं और बेसिक मोटा माटी इन सबका काम क्या होता है, ताकि हम लोग थोड़ा अंतर समझ पाएँ। भारत में अब तो बहुत सारी संस्थाएं हैं और अलग अलग तरह की संस्थाएं हैं। जिन संस्थाओं को आपने नाम लिया वो सेंट्रली फंडेड संस्थाएं हैं, अब तो स्टेट फंडेड संस्थाएं भी हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, इंडस्ट्री भी है जो कि रिसर्च करती है और कराती है। भारत में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्च विंग्स भी हैं। लेकिन अगर हम स्टेट फंडेड यानी कि जो राष्ट्र की जो सेंट्रली फंडेड जो संस्थाएं उनकी बात करें, इसरो का आपने नाम लिया, इसरो स्पेस के बारे में रिसर्च करती है। अच्छा, अंतरिक्ष के बारे में रिसर्च करती है। और असल में क्या है कि आज भी कितना भी हम कह लें कि इंटरडिसिप्लिनरी हो गई चीज़ें, लेकिन आज भी स्पेशलिस्ट होने की ज़रूरत पड़ती है आपको किसी फील्ड में, और स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत हमेशा पड़ती रहेगी। तो फिर अलग अलग स्पेशलाइजेशन है, जैसे इसरो जो है वो स्पेस में स्पेशलाइज़ करती है, DRDO डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ में, डिफेंस में जो भी टेक्नोलॉजीज़ काम आती हैं उन पे स्पेशलाइज़ करती है DRDO। और जो हमारी CSIR है, CSIR एकदम अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। CSIR बेसिकली जो सिविल जो लोग हैं, मतलब सिविलियंस हैं, उनसे जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी है, उनमें एक्सपर्टीज़ है CSIR की। और CSIR आम लोगों की ज़िंदगी टेक्नोलॉजी से कैसे बेहतर हो सके, ये CSIR का काम CSIR करती है, इंडस्ट्री के साथ मिल करके। और बहुत बड़ा इतिहास है CSIR का, बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि हम वैज्ञानिकों के बारे में बात नहीं करते। बिल्कुल सही बात। अगर हम जगदीश चंद्र बोस की ही बात करें तो हम ये बात लगभग उनके जीवन के 150 साल बाद कर रहे हैं, और यही हाल वैज्ञानिकों में भी है। जैसे कि अगर मैं कुछ उदाहरण दूं, और सबसे हालिया उदाहरण अगर मैं दूं, तो जो इसरो ने जो अभी चंद्रयान 3 हमारा जो गया है, और उसमें जो विंड टनल्स का जो एक्सपेरिमेंट है वो हमारी CSIR की एक संस्था है, NAL। जब आप रॉकेट को उड़ाते हैं तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही खास तरह की टेक्नोलॉजी की आपको ज़रूरत पड़े। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स मिल करके एक बड़ा काम करते हैं। और रॉकेट साइंस जो है, और जो स्पेशली स्पेस साइंस है, उसमें तो अब बहुत सारे फील्ड्स मर्ज हो गए हैं। तो CSIR ने जो विंड टनल्स
के सिमुलेशंस किए हैं, एक्सपेरिमेंट किए हैं, करीब 3000 एक्सपेरिमेंट किए हैं CSR ने इसरो के लिए। और सिर्फ CSR ने ही नहीं, बहुत सारे और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने इसरो की हेल्प की है इस पूरे कार्यक्रम में। तो इस तरह से अलग अलग स्पेशलाइजेशंस के जो संस्थान हैं वो किसी एक बड़े काम में टेक्नोलॉजिकली एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और इस तरह से हम अपने जो टेक्नोलॉजी की हमारा इकोसिस्टम है वैसे चलता है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक आखिरी सा सवाल इसमें ये है, अगर हमारे जो नए दोस्त हैं जो भी स्कूल में बिल्कुल ताज़ा पास आउट होकर निकलने वाले हैं या कॉलेज में अपनी लाइफ को थोड़ा देख रहे हैं, अगर उनको साइंटिस्ट बनना है तो क्या 3 या 4 चीज़ें उनको फॉलो करनी चाहिए? एक भारतीय नौजवान को, एक भारतीय स्टूडेंट को साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या आना चाहिए, कैसे बन सकते हैं? सबसे पहला तो वही कि जो इंटरेस्ट है जो नॉलेज में वो होना चाहिए। फिर आपके पास रेशनल थिंकिंग होनी चाहिए, आपको कोशिश करना चाहिए रेशनली थिंक करने की, और आपको बहुत सारा अपना दिमाग ओपन होना चाहिए कि आप नई चीज़ें सीखें, नए टूल्स सीखें, नई टेक्नोलॉजी के बारे में सीखें। और ये तो एक वैज्ञानिक बनने के लिए, पर उसके लिए डिग्रियां बहुत सारी चाहिए आज के समय में। कौन सी डिग्री चाहिए सर? अब तो डिग्रियां मतलब मुझे लगता है कि बहुत सारे कोर्स हैं और अलग अलग तरह के जो स्पेशलाइजेशंस हैं उनमें अलग अलग तरह के कोर्सेस हैं और स्पेशलाइज्ड कोर्सेस भी हैं। तो मुझे लगता है कि आज के समय में तो चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं चीज़ें। जैसे मान लीजिए 10th करा, फिर 12th, फिर उस सब्जेक्ट पर आपको BA उसके बाद आपको टेक्नोलॉजी, आपको साइंस में जाना है तो आपको बैचलर्स ऑफ साइंस करनी होगी। अच्छा, BA से, हाँ। और अभी तो सारी दीवारें में जैसे हम वो बात कर रहे हैं टूट चुकी हैं, तो लोग बीटेक करने के बाद इंजीनियरिंग में रिसर्च कर रहे हैं, और इंजीनियरिंग के लोग अब साइंस पर भी रिसर्च कर रहे हैं, साइंस के लोग इंजीनियरिंग में रिसर्च कर रहे हैं। तो बहुत सारी बाउंड्रीज अब नहीं है। मुझे लगता है कि बस मन में ठानना चाहिए कि आपको नए नॉलेज की खोज करनी है, और या इनोवेट करना है, या नई मशीनें बनानी है, टेक्नोलॉजी में काम करना है, और उसके बाद शुरू कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि इससे आसान कुछ भी नहीं है। आसान इससे कुछ भी नहीं है। और तब जब हमारे पास इतनी सारे संसाधन अवेलेबल हैं, इतनी सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उसके साथ तो हमें बिल्कुल इसकी शुरुआत को करना चाहिए। मैं इस इंटरव्यू को आखिर करूँगा उससे पहले एक चीज़, आपने रामानुजन पर एक किताब लिखी है, आपने JC बोस साहब की बायोग्राफी लिखी। हमारे जो बिल्कुल युवा स्कॉलर्स हैं, या मतलब मैं तो आपको युवा उसमें काउंट करूँगा बिल्कुल, आपको अभी कौन कौन से भी ऐसे हमारे साइंटिस्ट लगते हैं जिनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके काम के बारे में आम फहम भाषा की, जैसे ये आम फहम भाषा में किताब लिखी गई, इसके बारे में हमने समझा, बहुत कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं रही, सब कुछ था, तो इसके बारे में हमें समझने के लिए कौन कौन से और साइंटिस्ट हैं जिनको आपको लगता है कि उनके बारे में काम पब्लिक को पता चलना चाहिए? मैं इसके पहले एक और बात ऐड करना चाहूँगा। इसके पहले कि आपका जो सवाल था उसमें जगदीश चंद्र बोस ने ये कहा था कि ट्रू लेबोरेटरी इज़ द माइंड। तो जैसे आप वैज्ञानिक होने की बात कर रहे हैं ना, सबसे पहले हमें दिमाग में सोचना चाहिए, और जगदीश चंद्र बोस ने बहुत एम्फसाइज देके कहा है कि ट्रू लेबोरेटरी इज़ द माइंड वेयर बिहाइंड इल्यूजन्स वी अनकवर द लॉज ऑफ ट्रुथ। भारत में तो लगभग सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जिनके बारे में हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए, और ये इस किताब को लिखने का और रामानुजन की किताब, दोनों लोगों की किताब लिखने का पीछे यही उद्देश्य था कि इन वैज्ञानिकों के जीवन में भी ऐसे बहुत से संघर्ष हैं जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन को आसान बना सकते हैं, उन संघर्ष से अगर हम सीखना चाहें तो। इसके अलावा उनका जो वैज्ञानिक संघर्ष है वो तो बिल्कुल जो भी वैज्ञानिक बनना चाहता है, और ये बात कहीं ना कहीं हमारे बातचीत में रह गई। इन किताबों के लिखने के पीछे का उद्देश्य यही था कि मैं जब विज्ञान में अपना स्पेशलाइजेशन ले रहा था और मैं वैज्ञानिक बनना चाह रहा था, तो मैं चाह रहा था कि मैं भारत के किसी बड़े वैज्ञानिक की जीवन के बारे में पढ़ूं कि उनका संघर्ष कैसा था। हम अपने जो हीरोज़ हैं उनको कुछ तो रेफरेंस पॉइंट चाहिए, उनके पीछे जाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लग रहा था कि मैं उनके बारे में जानने की कोशिश करूं, उनके संघर्ष के बारे में जानने की कोशिश करूं, और मुझे बहुत ही मुकम्मल सी किताबें नहीं मिली कहीं ना कहीं पढ़ने के लिए, ख़ासतौर पे अपनी भाषाओं में। तो फिर मुझे लगा कि इनके बारे में बाकी लोगों को भी जानने का अधिकार है, और मैंने फुटकर तरीके से कहीं ना कहीं थोड़ा कहीं चीज़ें पढ़ी। फिर मुझे लगा कि इनमें किताब होनी चाहिए, तो उस प्रयास का जो फल है वो ये किताब है, जगदीश चंद्र बोस पर जो किताब है। पर मुझे लगता है लगभग जितने वैज्ञानिकों के बारे में हम जानते हैं, जगदीश चंद्र बोस के बारे में हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वो एक वैज्ञानिक हैं। आप में से अधिकतम लोग जो साइंस के लोग हैं वो थोड़ा और जानते हैं कि हाँ उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किए, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, लेकिन उनके जीवन के बारे में बहुत नहीं जानता कोई भी। मतलब ऐसे बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं, सिर्फ विज्ञान के लोग हैं जिनमें जिनकी बहुत रुचि है, वही लोग पढ़ते हैं, वही लोग जानते हैं। उसके अलावा अगर हम एक ब्रॉडर रेंज में बात करें तो बहुत लोगों को नहीं पता है। रामानुजन के बारे में भी यही कहानी है कि रामानुजन के बारे में लोग जानते हैं कि वो एक बड़े मैथमेटिशियन थे, बहुत ही अद्वितीय मैथमेटिशियन थे, लेकिन उनके बारे में उसके ज़्यादा लोगों को बहुत नहीं पता है। इंडिया में ये थोड़ा सा
अलग है मुझे लगता है, लेकिन इंडिया के बाहर जो बड़े देश हैं, जो अच्छे कंट्रीज़ हैं, जो साइंटिफिकली बहुत ही डेवलप्ड हैं और जिन्होंने साइंस को बहुत ही महत्व दिया है, वहाँ ऐसा नहीं है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इंग्लैंड और अमेरिका में रामानुजन पर नाटक होते रहे हैं, थिएटर होता है। थिएटर होता रहा है। और रामानुजन पर एक फ़िल्म आप सब सुन देखी होगी ना, एक फ़िल्म आई थी और बहुत ही बड़ा बजट था उस फिल्म का। तो भारत के जो वैज्ञानिक हैं उन पर भारत के बाहर जो है फ़िल्में बन रही हैं, उनके ऊपर थिएटर हो रहा है, उनका सम्मान है। तो भारत में भी ऐसा होना चाहिए। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि हम अपने देश के जो महान लोग हैं उनको हम जान पाएँ। हमें ये समझ में आएगा कि हाँ, हमारे आसपास के जो लोग हैं, हमारे जो पुरखे हैं, जो हमारे बड़े लोग हैं, उन्होंने कितना संघर्ष किया है, कितना बड़ा काम किया है, उन्होंने साइंटिफिकली भी कितने बड़े झंडे गाड़े हैं, इसके बारे में हमें पता लगे। तो इनसे हम कहीं ना कहीं खुद इंस्पिरेशन पाएंगे। तो अनगिनत लोग हैं। एक बहुत अच्छी बायोग्राफी है विक्रम साराभाई की, जो अमृता शाह ने लिखी है, ज़रूर पढ़नी चाहिए लोगों को। एक अभी हाल में ही भाभा पर बायोग्राफी है, किताब आई जी। दादा भोए जी की किताब आई है, वो बहुत अच्छी किताब है, पढ़नी चाहिए। तो मुझे लगता है कि वैज्ञानिकों पर लगातार काम होना चाहिए और विज्ञान के इतिहास पर भी। भारत में जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी का इतिहास है, इस पर बहुत काम, मॉडर्न जो साइंस और टेक्नोलॉजी है उस पर बहुत काम इरफान हुआ ही हबीब नहीं। साहब बस छुटपुट लिखते हैं। पर वो बहुत ही छुटपुट है। मतलब मुझे लगता है कि इस पर बहुत सारा लिखा जाना चाहिए और बहुत सारा लिखा जाने के साथ साथ बहुत सारा पढ़ा भी जाना चाहिए। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये जो श्वेत क्रांति हुई और श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन, व्हाइट रिवॉल्यूशन। हाँ, बिल्कुल, उसके पीछे हम कहीं ना कहीं हम CSR का हाथ है। अच्छा, और ये कैसे है, मतलब #proudmoment। हाँ, बहुत कोई नहीं जानता होगा। क्यों? क्योंकि बात ये है कि जब भारत में एक कमेटी बनाई गई थी, जब भारत में क्या हुआ कि दूध कहीं बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा था और कहीं बहुत कम पैदा हो रहा था, तो कोई प्रॉपर एक इंडस्ट्री नहीं थी मिल्क की। तो लोगों ने सोचा कि जैसे बाहर, भारत के बाहर दूध की प्रोसेसिंग होती है और फिर मिल्क प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, वैसे क्या भारत में भी ऐसा हो सकता है? तो एक कमेटी बनाई गई, उसमें भारत के बाहर के बहुत सारे बड़े बड़े लोग थे और उन्होंने, भारत में आए वो लोग, और उन्होंने अपना एक विचार प्रस्तुत किए, जिसमें उन्होंने बोला कि चूँकि भारत में जो दूध है, उसका जो मूल सोर्स है वो गाय का दूध नहीं है। भारत में जो अधिकतम ज़्यादा जो दूध पैदा होता है वो भैंस के दूध के रूप में है, और भैंस के दूध में चूँकि फ़ैट बहुत ज़्यादा होती है इसलिए, और इस जो अधिकतम जो बहुत ज़्यादा जो फ़ैट है वो प्रोसेसिंग में जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो भैंस का जो दूध है उसमें चूँकि फैट बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसको प्रोसेस नहीं कर सकते। इसलिए ये जो भारत में दूध के जो प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं बन पाएंगे। अच्छा, फिर ये CSIR में इसकी मिल्क की प्रोसेसिंग नहीं हो सकती। तो जब ऐसा सुना कि भारत में जो गाय का दूध होता है और भैंस का दूध है उसमें बहुत अंतर है फैट क्वांटिटी में, तो इसलिए प्रोसेसिंग करना बहुत मुश्किल था। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये प्रोसेस करना मुश्किल है, इसीलिए इस तरह के बारे में सोचना बहुत सही नहीं है। फिर वर्गीज़ कुरियन और बाकी सारे लोगों ने, हमारे CSR की एक लैब है मैसूर में, CFTRI, फूड टेक्नोलॉजी पर वो काम करते हैं वो लोग, उन्होंने उनकी मीटिंग्स हुई और CFTRI ने आगे आकर के कुछ ऐसे तरीके निकाले कि भैंस के दूध में से फ़ैट अलग की और फिर दूध अलग किया। उसके बाद वो जो दूध बना उसकी प्रोसेसिंग जो है संभव हो पाई, जो तरीके थे पहले से तय। और उसके बाद जो है पूरा मिल्क का जो कारोबार है इंडिया में, जो आज पूरी मिल्क की क्रांति दिख रहे हैं आप, तो ये तभी संभव हो पाया जब हमारी CFTRI जो CSR की लैब है उसने कुछ ऐसा काम किया। तो हम कहीं ना कहीं प्राउडली कह सकते हैं कि दूध की क्रांति में हमारा हाथ कहीं ना कहीं है। और ये जो आप बटर देखते हैं, बेसिकली जो प्रोसेस बटर है वो उसी प्रोसेस से आया। इसके पहले बटर प्रोसेस होकर के इंडस्ट्री नहीं बिकता था। एक कंट्रीब्यूशन और बचा है जो सर की तरफ से, वो मैं अपनी तरफ से जोड़ देता हूँ। इससे पहले आपसे विदा लूँ कि भारत में जो अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक के पहले चुनाव हुए थे सुकुमार सेन की अध्यक्षता में, तो हाथों पर जो एक उंगली पर जो एक नीली शाही लगाई जाती थी ताकि ऐसा ना हो कि कोई वोट दोबारा दे जाए या एक सबूत रहे कि आपने वोट दिया है, वो CSR की तरफ से ही वो शाही बनाई गई थी। मुझे लगता है दो चीज़ और बतानी चाहिए यहाँ पे, जब हम बात कर ही रहे हैं तो CSR ने एक और बड़ा काम किया है, वो है कि ट्रैक्टर्स जो हैं इंडिया में ट्रैक्टर्स जब आए तो
हमने कॉपी करने की कोशिश की शुरुआत में कि जो बाहर जो ट्रैक्टर्स इस्तेमाल होते थे वो ट्रैक्टर्स अलग तरह के थे। कई बार वो छोटे ट्रैक्टर्स थे, लो हॉर्स पावर के ट्रैक्टर्स थे। तो CSR की CMA एक दुर्गापुर में लैब है, उसको एक ज़िम्मा सौंपा गया कि भारत की जो ज़मीन है उसके हिसाब से ट्रैक्टर्स बनाए जाएं। वो जो विदेशी ट्रैक्टर्स पहले थे उन ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल हमारी ज़मीन में संभव नहीं था, वो हमारी ज़मीन को जोतने और बुवाई करने में कामयाब नहीं थे। तो उनको दोबारा से क्रिएट करने की कोशिश की गई और दुर्गापुर में हमारी जो लैब है CSR की, उसने पहला ट्रैक्टर देश का बनाया, उसको स्वराज नाम दिया हमने। तो जो इसके बाद फिर बहुत सारे ट्रैक्टर्स आए। तो CSR ने जो हरित क्रांति में भी हमारा कहीं ना कहीं योगदान है, मतलब बहुत सारे योगदानों में से एक योगदान ये भी है और बहुत सारे योगदान ऑब्वियसली हैं। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमारी घड़ी में आज जो समय आप देख रहे हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसको हम बात करते हैं, जो मैंने एक ही टाइम जोड़ा है IST। हाँ, IST जो हमारी है वो CSR मैनेज करता है, इंडियन टाइम। और पूरे भारत में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, जितने भी काम होते हैं, मिशंस होते हैं, उन सब में जो टाइम देना होता है उस टाइम की रेफरेंसिंग CSR की जो लैब है NPL दिल्ली में, वहाँ से होती है। इवन इसरो भी, जो अगर आप देखें ध्यान से, इसरो में अभी हमारा चंद्रयान जो गया है, तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि जब हमने रॉकेट इंडिया से छोड़ा होगा तो वो हमने, अगर हम माने कि यहाँ ये रेफरेंस पॉइंट है, हमने चंद्रमा पे यहाँ छोड़ा ऐसे, तब चंद्रमा यहाँ कहीं था, इस बीच में चंद्रमा यहाँ से यहाँ पे आया और हमने यहाँ पे छोड़ा, ऐसे कुछ हुआ है। तो इसके लिए टाइम, प्रिसाइज टाइम का मेज़रमेंट बहुत ज़रूरी होता है। हमें एक एक माइक्रोसेकेंड ही देखना पड़ता है कि उस समय में एग्जैक्टली चीज़ें वहीं होंगी जहाँ होनी चाहिए। तो जब भी इस तरह के मिशंस होते हैं, ये जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उसमें है, टाइम का प्रिसीजन बहुत ज़रूरी है और ये सारा का सारा CSR मैनेज करता है और CSR ही सबको ये उपलब्ध कराता है। तो इस तरह की बहुत सारी लैब्स हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। ये नए आधुनिक भारत के स्मारक हैं, उनको भी विजिट करना चाहिए लोगों को, और पूरे देश के लोगों को जानना चाहिए भारतीय विज्ञान के बारे में। बिल्कुल सर, कीवर्ड है जानना चाहिए। विश्वगुरु बनने का ख्वाब पाले या विश्वगुरु बनने का सपना संजोए भारत को, बिल्कुल वो ख्वाब समझना चाहिए, लेकिन एक क्यूरियस स्टूडेंट की भांति, एक विद्यार्थी की भांति, गुरु से पहले उस विद्यार्थी के तर्जुमे को अपने भीतर अख्तियार करते हुए बहुत क्यूरियसली अपने अतीत को, अपने हिस्ट्रीज़ को हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए। ये बातचीत जैसी बोझ पर रखी गई थी, मेहरबान सर ने इसके लिए समय दिया, बहुत शुक्रिया सर, आपने इस बातचीत को रखा। हम ऐसे ही एक क्यूरियस स्टूडेंट की भांति इतिहास में, भविष्य की संभावनाओं में टटोलते रहें, जाते रहें, बहुत सारी किताबें पढ़ते रहें। हमें कौन सी किताब ललन टॉप में किताब वाला में पढ़नी चाहिए, ज़रूर बताएं। ये जैसी बोझ पर आप बातचीत देख रहे थे, पेंगुइन प्रकाशन ने इसे छापा है। कीमत है इसकी 499 रुपये, हार्ड बाउंड में है। अगर आप किंडल से या पेपर बैक लेते हैं तो वो ठीक ठाक सस्ती पड़ जाती है, आपकी बजट फ्रेंडली। बाकी किताब 500 रुपये की है, तो आप खरीद लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, खूब सारी आपको शुभकामनाएं। कौन सी किताब पढ़ सकते जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे द ललन टॉप, इसे रिकॉर्ड किया था मोहन और रोहानी जी ने। थैंक यू।